कामना अपने छोटे से परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र शहर में रहती है। हाल ही में वो अपने बेटे श्लोक की शादी नंदिनी नाम की लड़की से करा देती है, मगर शादी के बाद अपने बेटे में आए बदलाव को वो स्वीकार नहीं कर पाती। बेटा श्लोक, आज तो ऑफिस से घर इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्या करता माँ, नंदिनी जिद कर रही थी तो आना पड़ा। तो क्या बहू रोज ऑफिस से जल्दी आने को बोलेगी और तू आ जाएगा? अब ऐसी बात नहीं है माँ, दरअसल वो चाहती है कि आज हम कहीं बाहर घूमने चले, तो बस इसीलिए मैं मना नहीं कर पाया और आ गया। श्लोक की ये बातें कामना को जरा भी रास नहीं आती और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती हैं। माँ के इस व्यवहार को देखकर श्लोक भी सोच में पड़ जाता है। ये माँ को अचानक क्या हो गया है? श्लोक सोच ही रहा होता है, तभी वहां नंदिनी आ जाती है। श्लोक, आप आ गए ऑफिस से? अब तुमने इतने प्यार से बुलाया तो कैसे नहीं आता। तो श्लोक साहब, आज हम डिनर भी बाहर ही करेंगे। अरे लेकिन माँ को भी साथ ही ले चलते हैं ना, वो होंगी तो और भी ज्यादा मजा आएगा। श्लोक और नंदिनी कामना के कमरे में जाते हैं। माँ आप तैयार हो जाइए, हम सब आज बाहर घूमने चल रहे हैं। क्या सच में तुम लोग मुझे भी अपने साथ लेकर चल रहे हो? तो और क्या, हम लोग आपके बिना कहीं जा सकते हैं भला? चलिए ना मम्मी जी, अब फटाफट से तैयार हो जाइए आप। कामना झट से तैयार होकर श्लोक और नंदिनी के साथ चल देती है। तीनों मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में नंदिनी श्लोक का हाथ पकड़ते हुए चलती है। अपने बेटे और बहू को इस तरह साथ चलता देख कामना उन्हें टोकती है। अरे हाथों में हाथ डालकर क्यों चल रहे हो तुम दोनों? ये तुम दोनों का बेडरूम नहीं, हमारी गली है, मोहल्ला है, जहां लोग एक चीज देखते हैं और चार बातें बोलते हैं। अब भी ना मम्मी, नंदिनी मेरी बीवी है, अब उसका हाथ नहीं पकड़ूंगा तो फिर किसका पकड़ूंगा? और फिर लोगों के बारे में सोचना ही क्यों है? हाँ, अब मेरी बात कहाँ मानोगे तुम? बीवी जो आ गई है तुम्हारी। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रहे हो। अरे रहने दे बेटा, जिस उम्र में तुम लोग हो ना, उस उम्र से मैं भी निकल चुकी हूँ, लेकिन मैंने तो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। कामना की बातों से दोनों का दिल दुख जाता है और पूरे रास्ते वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर चलते हैं। अगले दिन, नंदिनी खाना बना के नहीं, बहुत भूख लग रही है। वैसे भी लाई 2 मिनट में। अरे जल्दी कर बहू, मेरे बेटे को ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। कामना आगे कुछ बोलती इससे पहले ही नंदिनी सभी के लिए खाना ले आती है। सॉरी, आज तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो गई। वो क्या है ना, मैं आज तुम्हारे पसंद की पाव भाजी बना रही थी। आज से पहले मैंने कभी बनाई नहीं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। एक पाव भाजी बनाने में तूने इतने घंटे लगा दिए। अरे मुझसे बोल दिया होता, मैं बना देती अपने बच्चे के लिए पाव भाजी। वैसे भी ना श्लोक को सिर्फ मेरे हाथ की पाव भाजी ही पसंद है, किसी और की पाव भाजी की तरफ तो वो देखता तक नहीं। कामना की इन बातों से एक बार फिर नंदिनी निराश हो जाती है। तभी नंदिनी को दुखी देख श्लोक कहता है, माँ आप ये क्या बोले जा रही हैं? नंदिनी प्लीज जल्दी से खाना दे दो, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी तो निकलना है। नंदिनी श्लोक और अपनी सास के लिए खाना लगाती है। नंदिनी तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है, मैंने आज से पहले कभी इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी नहीं खाई है ना माँ? माँ जी, आपने तो खाया ही नहीं, जल्दी से खाकर बताइए ना कैसी लगी आपको मेरी पाव भाजी। हाँ माँ, नंदिनी ने सच में बहुत टेस्टी पाव भाजी बनाई है, एक बार खाकर तो देखिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लग रही, बाद में खा लूंगी मैं। क्या हुआ माँ, कोई बात है क्या? आप कुछ नाराज सी लग रही हैं। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाकर श्लोक के ऑफिस का टिफिन पैक कर दे, मैं जरा अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। नंदिनी को अपनी सास की बातों में हल्का सा रूठापन नजर आता है, लेकिन वो अपनी सास में आए इस बदलाव का कारण नहीं समझ पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कामना को अपने बेटे के मुंह से नंदिनी की तारीफ सुनना जरा भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन, अरे कामना बहन, कैसी हो? आज तो बड़े दिनों बाद दिखी। अब क्या बताऊं तुम्हें, आजकल तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता।
सारा दिन बस बिस्तर पर ही आराम करती रहती हूँ। सच में बहन, तुम्हारा तो भाग्य चमक गया नंदिनी जैसी बहू पाकर। और एक मेरी बहू को देख लो, बिस्तर तो छोड़ो, सोफे पर भी चैन से नहीं बैठने देती। कामना और शालिनी बात कर रहे होते हैं, तभी उधर नंदिनी भी आ जाती है। वो पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। हाँ, इस मामले में तो मेरी बहू बहुत अच्छी है, पर क्या कोई बात है क्या? और तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। अब बता भी दे कामना, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। तुम्हें पता है, जब से नंदिनी मेरे घर में आई है ना, तब से श्लोक पहले जैसा नहीं रहा। अब वो बहुत बदल चुका है। और तो और, अब उसे मेरे हाथ का खाना भी पसंद नहीं। दिन रात जब देखो बस अपनी बीवी के गुणगान करता रहता है। तू इस बात से परेशान है? तेरा लड़का तो तब भी ठीक है, जरा मेरे घर आकर देखियो किसी दिन, बीवी के पैर दबाता नजर आएगा तुझे मेरा बेटा। कामना आगे कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप अपने घर लौट जाती है। वहीं उनके पीछे खड़ी नंदिनी अपने सास के दिल की बातें जानकर अचंभे में पड़ जाती है। उसे अपने कानों सुनी बातों पर यकीन नहीं होता। वो सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी सास की शिकायतें दूर हो सके। नंदिनी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या है इसमें? तुम खोलकर खुद ही देख लो। नंदिनी गिफ्ट खोलकर देखती है। वाह, ये तो बहुत सुंदर नेकलेस है। मैं जानता था तुम्हें ये नेकलेस जरूर पसंद आएगा। अचानक से नंदिनी की नजर दूर खड़ी अपनी सास पर जाती है। उसे अपनी सास की कही बातें याद आ जाती है। श्लोक, ये तुम मम्मी जी को दे दो प्लीज। मैं क्या करूंगी इसका? तुम तो जानती ही हो मुझे इन सब का कुछ खास शौक भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो नंदिनी? क्या तुम्हें ये हार पसंद नहीं आया? हार ठीक है, पर कुछ खास भी नहीं है। मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आया। आप एक काम कीजिए ना, ये हार आप मम्मी जी को दे दीजिए। श्लोक गुस्से में अपना पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद नंदिनी सभी को खाने के लिए आवाज देती है। नंदिनी सभी की थालियों में खाना परोसती है। नंदिनी, ये आज कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। हाँ बहू, इसमें तो नमक मिर्च मसाले कुछ भी नहीं है। शायद मैं भूल गई होंगी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। लगता है तुम खाना बनाना भूल चुकी हो नंदिनी। माँ, क्या आप दूसरा खाना बना देंगी? बहुत समय हो गया है, आपके हाथ का कुछ खाया भी नहीं है। कामना झट से रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। आधे घंटे बाद कामना सभी के लिए खाना बनाकर ले आती है, जिसे वो सबसे पहले श्लोक को देती है। वाह माँ, आज कितने दिनों बाद आपके हाथों का खाना खाया है। आपके हाथों में आज भी वही स्वाद है जो पहले हुआ करता था। अपने बेटे के मुंह से इतने दिनों बाद तारीफ सुनकर कामना आज बेहद खुश होती है। नंदिनी भी ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। खुश भी क्यों ना हो, आखिरकार उसकी मेहनत रंग जो ला रही है। अगले दिन, माँ, आज भी प्लीज आप ही खाना बना दीजिए। कल के बाद तो नंदिनी के हाथ का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। कामना अब खुश रहने लगी थी। और खुश भी क्यों ना हो, अब उसे उसका पहले वाला बेटा जो मिल गया था। लेकिन जितना श्लोक अपने माँ के करीब आ रहा था, उतना ही वो नंदिनी से दूर होता चला जा रहा था। कामना को भी अब उन दोनों के बीच की ये दूरी खलने लगी थी। एक दिन, नंदिनी बेटा, जरा श्लोक के लिए चाय बना कर ले आ। नंदिनी चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ जाती है, जहाँ कामना भी उसके पीछे पीछे चल देती है। जहाँ वो देखती है कि नंदिनी श्लोक की चाय में जानबूझकर चीनी की जगह नमक डाल रही थी। अरे ये क्या कर रही है नंदिनी? तुमने श्लोक की चाय में नमक क्यों मिलाया? वो माँ जी, मेरा ध्यान नहीं था। क्यों झूठ बोल रही है बहू? मैंने देखा तूने जानबूझकर चाय में चीनी की जगह नमक डाला। अब बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? माँ जी, मैं ये सब आपके लिए ही तो कर रही हूँ। आपको लगता है ना मेरे आने के बाद से श्लोक आपसे दूर हो गए हैं, तो बस मैं उन्हें फिर से पहले वाला श्लोक बनाना चाहती थी। अपनी बहू के मुंह से ये सब सुनकर कामना की आंखें भर आती है।
तुझे ये सब किसने बताया पगली? उस दिन मैं जब मार्केट जा रही थी तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी मम्मी जी। मतलब तू मेरे कारण अपना बसा बसाया घर तबाह करने चली थी? मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा बेटा तेरा पति भी है, इस बात को मैं भूल ही चुकी थी और उसमें आए बदलाव को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि समय के साथ साथ ये बदलाव भी जरूरी होता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। चल अब फटाफट से श्लोक के लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना दे, और हाँ, नमक वाली नहीं, चीनी वाली। जी मम्मी जी। रसोई के बाहर खड़ा श्लोक दोनों की सारी बातें सुन लेता है और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अब कामना जी को दोनों से कोई शिकायत नहीं होती और तीनों खुशी खुशी साथ रहते हैं।